गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों जो है जून 26 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और फिर से आज हम लोग कुछ करने वाले हैं टॉपिक्स यहाँ पे। तो देखते हैं आज क्या है हमारे पिटारे में। पर लेकिन उससे पहले एक बात बताता चलूं कि कई सारे बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर ये पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करें। देखिए इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होता है, आप इसको वहां से जाके डाउनलोड आराम से कर सकते हो। अच्छी खासी रिसर्च करके अच्छा खासा कंटेंट आपको यहाँ पे दिया जाता है और इस कंटेंट से बहुत अच्छी तैयारी हो जाती है आपकी। इसके साथ साथ अगर एक आप मंथली मैगजीन भी कोई भी पढ़ रहे हो अपनी मन से, तो वो एक एडिशनल आपको बेनिफिट हो जाता है, क्योंकि करंट अफेयर का रेलेवेंस बढ़ गया है। यूपीएससी में तो कम से कम 2 साल का करंट अफेयर आपको चाहिए ही। उसके अलावा अगर आप स्टेट पीसीएस वगैरह का भी या दूसरे एग्जाम भी तैयारी करते हो तो कम से कम 1.5 ईयर का करंट अफेयर आपको चाहिए। और बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से सोल्व हो जाते हैं। यूपीएससी में तो प्रीलिम्स और मेंस के लिए दोनों जगह से इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। लाइव स्टॉक बिल विदड्रॉल। देखिए यूजली जो प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो एक्ट से पूछे जाते हैं कि कौन सा एक्ट पार्लियामेंट में पास हुआ, उसके कुछ प्रोविजंस आपसे पूछ लेंगे, वहां से क्वेश्चंस आ जाते हैं। मेंस में यूजली एक्ट की बजाय बिल से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। जो बिल पार्लियामेंट में प्रपोज किए जाते हैं उनके प्रोविजंस, उनका क्रिटिकली एनालिसिस। तो ये जो बिल वाले टॉपिक होते हैं ना, ज्यादातर मेंस के पर्सपेक्टिव से आपको पढ़ने चाहिए। एक्ट वाले टॉपिक आप जो है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से पढ़े। तो लाइव स्टॉक बिल सरकार इंट्रोड्यूस करने वाली थी लेकिन इसको विड्रॉ कर लिया गया है। तो जीएस पेपर 3 से हमारे इकोनॉमी सेक्शन से क्वेश्चन बनता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक्चुअली आर्टिकल था हिंदू का है ही नहीं, ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है और 3-4 दिन पहले आया था, मेरी नजर में था काफी समय से ये। तो मैंने सोचा आज इसको इंक्लूड कर देता हूं क्योंकि आज दूसरे आर्टिकल मुझे इतने खास लगे नहीं। तो आज इसको हम लोग यहाँ से पढ़ने वाले हैं। डिसेंट टॉपिक है, बहुत बढ़िया टॉपिक है, यूपीएससी में प्रीवियस ईयर में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इस तरह के टॉपिक थोड़ा ध्यान से पढ़ने हैं। हाँ, पढ़ने में बहुत मजा नहीं आता, थोड़े बोरिंग टाइप के होते हैं इस तरह के टॉपिक। लेकिन भैया वो बोलते हैं ना कि जब यूपीएससी की तैयारी आपने करना शुरू कर ही दिया है तो फिर बोरिंग और इंटरेस्टिंग ज्यादा मैटर नहीं करता, आपको चीजें करनी पड़ेंगी। तो ये टॉपिक हम लोग थोड़ा यहाँ से करेंगे। उसके अलावा क्लाउड बस्ट, मॉनसून शुरू हो चुका है, क्लाउड बस्ट के किस्से अभी सुनने को मिलेंगे। हिमालयन रीजन्स में बहुत ज्यादा क्लाउड बस्ट होता है, उसकी वजह से लोगों की डेथ भी हो जाती है। तो ये एक डिजास्टर के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट जीएस पेपर 3 के पर्सपेक्टिव से क्लाउड बस्ट क्या होता है, किस तरह से काम करता है, इफेक्ट क्या होता है, वो थोड़ा हम लोग यहाँ पे देखेंगे। उसके अलावा भैया अमेरिका से ड्रोन हम लोग जल्दी ही प्रिक्योर कर सकते हैं, अभी तक किया नहीं है। मोदी जी वहां पे गए थे तो डील करके आए हैं, थोड़ा इसके बारे में बात करेंगे। आई वुड नोट से कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। लेकिन थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए टैक्स सेक्शन से आज का। उसके अलावा यूनाइटेड इंडिया की बात करेंगे हम लोग, जहाँ पे हम लोग लैंग्वेज की बात करेंगे, कैसे नॉर्थ इंडियन जो स्टेट्स हैं वो साउथ इंडियन स्टेट से किस तरह से अलग होते हैं। थोड़ी इसकी हिस्ट्री वगैरह के बारे में जानेंगे। तो जीएस पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से, इवन जीएस पेपर 1 भी आप कह सकते हो, थोड़ा बहुत हिस्ट्री भी इंक्लूड है यहाँ पे। उस पर्सपेक्टिव से हम लोग करेंगे इसको। ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में इसका कोई लेना देना नहीं है इस टॉपिक का। चलिए जी, तो बढ़ते हैं पहले टॉपिक पे। वाई ड्राफ्ट लाइवस्टॉक एंड लाइवस्टॉक प्रोडक्ट्स बिल वाज विथड्रॉन। देखिए इंडियन एक्सप्रेस का है, पहले बता रहा हूं। तो ये कंटेंट जो आपको दे रहा हूं ये आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। तो सरकार इसको इंट्रोड्यूस करना चाहती थी लेकिन सरकार ने इसको विड्रॉ कर लिया, ठीक है। सेंटर हैज विथड्रॉन द ड्राफ्ट लाइवस्टॉक एंड द लाइवस्टॉक प्रोडक्ट इंपोर्टेशन एंड एक्सपोर्टेशन बिल 2023। इसमें ना यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन से वाला भला? इंपोर्टेशन एंड एक्सपोर्टेशन। इसी के चक्कर में सारी कंट्रोवर्सी हुई और इसीलिए इसको विड्रॉ भी कर दिया गया है। क्या है आपको मैं बताता हूं। देखिए पहली बात तो ये जो बिल सरकार इंट्रोड्यूस करना चाहती थी, ये क्यों करना चाहती थी? क्योंकि इस समय हमारे पास जो बिल है, लाइव स्टॉक इंपोर्टेशन एक्ट 1898, सोच के देखिए 125 साल पुराना भैया हमारे पास फिलहाल बिल है। फिर एक हमारे पास आता है लाइव स्टॉक अमेंडमेंट एक्ट 2001। इन दोनों को सरकार रिप्लेस करना चाहती थी एक नए वाले से, और ये बिल बनाया गया था डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। ये पॉइंट आपका थोड़ा प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, कहीं कभी इस तरह की चीजें पूछ लेता है। जैसे आपको मैंने बताया कि टॉपिक तो इंपॉर्टेंट है ही। ये 2019 का टॉपिक है, ये 2020 का क्वेश्चन है। तो यहाँ से देखिए फार्मर्स के बारे में, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, और आप यहाँ पे देखिए फार्मर्स की इनकम के बारे में बात कर रहा है वो, एनकरेजिंग द फूड प्रोसेसिंग एंड ऑल दैट। तो एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे लिए वैसे भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ही। खैर, इस नए बिल की हमें जरूरत क्यों पड़ी? पहली बात तो देखिए मैंने आपको बता ही दिया भैया, 125 साल पुराना बिल है तो उसको रिप्लेस करना चाहते थे हम लोग, है ना। हम लोग चाहते थे कि जो नई नए जमाने की जो कंटेम्प्रेरी रिक्वायरमेंट्स हैं
उसके हिसाब से जो है चीज़ें काम करें। अभी देखिए सैनिटरी और जो फाइटोसैनिटरी में जो मेजर्स वगैरह होते हैं, मतलब यार 125 साल पहले स्टैंडर्ड कुछ और हुआ करते थे। अभी स्टैंडर्ड कुछ और होते हैं। अब बीमारियाँ अलग आ गई हैं, टेक्नोलॉजी अलग आ गई है, स्टैंडर्ड्स अलग हो गए हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के तरीके भी बदल गए हैं, इंटरनेशनल ट्रेड, डब्ल्यूटीओ एंड ऑल दैट बहुत चीज़ें बदल गई है ना। तो उसके हिसाब से हमें इसको लाने की यहाँ पे रिक्वायरमेंट थी। इसके नए प्रोविजंस क्या हैं? बिल के क्या प्रोविजंस थे देखिए। जो पहले वाला बिल था ना, उसके अंदर हमने देखा वो इम्पोर्टेशन लिखा हुआ है। लेकिन उसके वाले में ओनली इम्पोर्ट था, नए वाले में हम लोगों ने एक्सपोर्ट भी इंक्लूड किया। लाइवस्टॉक तो समझते हो ना? जो हम लोग घर में जानवर पालते हैं, है ना? गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरी हो गई, है ना? इन सबको हम लोग लाइवस्टॉक कहते हैं। तो इसके एक्सपोर्ट वाले प्रोविजंस नहीं थे, अभी हम लोगों ने इंपोर्ट की जगह एक्सपोर्ट भी इंक्लूड कर दिया था। क्यों कह रहा हूँ, पास्ट टेंस की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि इसको विथड्रॉ कर लिया गया है। जब लाइवस्टॉक की बात आती है, तो पहले वाले बिल के अंदर जो 125 साल पुराना था, उसमें जो बहुत नैरो डेफिनेशन थी। लेकिन नए वाले में हम लोगों ने लाइवस्टॉक के अंदर फेलाइन्स और कैनाइन्स को भी ऐड कर दिया। फेलाइन क्या होता है? कैट। और कैनाइन क्या होते हैं? डॉग्स। पहले वाले में लाइवस्टॉक नहीं थे, पहले वाले में इनको पालतू जानवर माना जाता है। पालतू तो अभी भी हैं, लेकिन इसको हम लोगों ने लाइवस्टॉक के अंदर भी इंक्लूड कर दिया है। क्योंकि भैया बहुत सारे लोग बिल्लियों को और कुत्तों को इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए भी तो पालते हैं ना। सभी लोग सिर्फ घर में उनको रखने के लिए थोड़ी ना पालते हैं। तो इस वजह से इसको भी लाइवस्टॉक के अंदर इंक्लूड कर दिया। पुराने वाले एक्ट के अंदर क्या था? हॉर्सेस, काइन, कैमल्स, शीप, इनको इंक्लूड किया गया था। नए वाले में हम लोगों ने कुत्ते और बिल्लियों को भी ऐड कर दिया। सेंटर के नए बिल के दौरान में क्या हुआ, इन्होंने लाइव स्टॉक को डिफाइन किया। उसको लाइव स्टॉक को एज अ कमोडिटी के तौर पे प्रोड्यूस किया, कहा गया कि कमोडिटी है। ठीक है? कमोडिटी समझते हो ना? जैसे आपकी कार हो गई, बाइक हो गई, वो सब आपका लैपटॉप हो गया, ये सब आपकी कमोडिटीज होती हैं। और थोड़ा सा इस बिल के अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट्स के जो पावर दी गई थी वो ले ली गई थी। तो मतलब सेंटर यहाँ पे ज्यादा डोमिनेट करता है इस तरह की चीजों में। अब इस बिल का जो है क्रिटिसिज्म हुआ भैया भयंकर तरीके से, और इसलिए सरकार ने जो है इस बिल को वापस भी ले लिया। तो क्यों इसको क्रिटिसाइज किया गया बिल को? सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो क्रिटिसिज्म की आती है वो आती है एक्सपोर्ट को लेके। ठीक है? क्योंकि इस बिल में ये कहा गया कि आप कुत्ते, बिल्ली, हॉर्सेस, गधा, गाय, भैंस, बकरी को एक्सपोर्ट कर सकते हो। और ये एक्सपोर्ट कौन सा? देखिए एक्सपोर्ट दो तरह से होता है। एक होता है लाइव एक्सपोर्ट, ठीक है? एक होता है डेड बॉडी का एक्सपोर्ट। डेड बॉडी का एक्सपोर्ट कर दिया, मीट वगैरह वो सब रहता है। लाइव एक्सपोर्ट में आप लाइव जानवर को एक्सपोर्ट कर रहे हो, और इस बिल के अंदर इसको अलाउ किया गया था। तो एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जब आप लाइव जानवर को, लाइव स्टॉक को, जो जिंदा है, उसको अगर एक्सपोर्ट करोगे तो कैसे एक्सपोर्ट करोगे भाई? शिप के अंदर करोगे ना, ट्रक में भर के लेके जाओगे। इट विल लीड टू एनिमल क्रुएलिटी। क्योंकि आपने लाइव जानवरों का एक्सपोर्ट अलाउ कर दिया है, तो लोग एक टेम्पो में 20-20 गायें भैंस भर भर के एक्सपोर्ट करेंगे। तो ये एनिमल क्रुएलिटी हो जाएगी इससे। और यही सबसे बड़ा रीजन है कि इस बिल को विथड्रॉ किया गया है। ठीक है? तो ये इसका बड़ा रीजन है जो कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अब लाइवस्टॉक की अगर बात करें तो देखिए इंडिया ऐसा कंट्री है जहां पे भैया लार्जेस्ट नंबर ऑफ लाइव स्टॉक्स हैं इंडिया में। ठीक है? मजे की बात यह है, लाइव स्टॉक जो इकोनॉमी है वो इंडिया में 8.8% पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करवाती है। इतना ही नहीं, लाइवस्टॉक हमारी एग्रीकल्चर, हमारे जीडीपी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4.11% लाइवस्टॉक हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं। और टोटल अगर आप एग्रीकल्चर जीडीपी की बात करिए तो इसके अंदर 25 से लेके 26% वो सिर्फ लाइव स्टॉक इकोनॉमी होती है। आपने गाय भैंस पाल लिया दूध के लिए, मीट के लिए, आपने बकरी पाल ली, है ना? वो सब 25 से 26% टोटल एग्रीकल्चर का जीडीपी भैया यहां से आता है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? 535 मिलियन लाइव स्टॉक इंडिया में है, दुनिया में सबसे ज्यादा। और मिल्क प्रोडक्शन भी इंडिया में दुनिया में सबसे ज्यादा होती है, कंजम्पशन भी सबसे ज्यादा होती है। अब भैया पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है तो ऑफ कोर्स होगी ही, है ना? तो हमारी जो इकोनॉमी है उसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है लाइव स्टॉक की। जैसे अगर आपको कोई बोले भैया क्या क्या इंपॉर्टेंस है, सबसे बड़ी बात फूड सिक्योरिटी, है ना?
फूड सिक्योरिटी। और ये फूड सिक्योरिटी नॉर्मल टाइम्स में ही नहीं, बल्कि जैसे कहीं पे फैमिन आ गया, ड्रोट आ गया, राइट? अब उससे क्या होता है? फूड प्रोडक्शन तो कम हो जाती है, तो किसके ऊपर रिलाय करते हैं हम लोग फूड के लिए? हम लोग अपने जानवर के ऊपर रिलाय कर सकते हैं। आपने अंडा खा लिया, मीट खा लिया, क्योंकि भैया व्हीट और राइस तो नहीं ग्रो हो रही है बिकॉज़ ऑफ द ड्रोट कंडीशंस, तो फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। उतना ही नहीं, स्किन प्रोडक्शन, उसमें का भी बहुत सारा यूज़ होता है, स्किन स्किन का भी बहुत सारा यूज़ होता है और फार्मर्स की इनकम कितनी सारी जनरेट होती है भाई, है ना? हमारे देश में 80% से ज़्यादा जो किसान हैं, वो तो बिल्कुल जो है उनके पास तो ज़्यादा ज़मीनें हैं नहीं। तो वो एक्स्ट्रा इनकम के लिए किसके ऊपर रिलाय करेंगे? उन्होंने चलिए 2 भैंस पाल लिया, 4 गाय पाल ली, बकरी पाल ली, उसका दूध वगैरह बेच के, अंडे बेच के आपने थोड़ा-सा अपनी इनकम को एनहांस कर लिया, तो बड़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है, राइट? उसके अलावा लेबर के तौर पे भी तो यूज़ किए जाते हैं, है ना? भैया हल खींचना, ट्रांसपोर्टेशन के लिए जानवरों का यूज़ किया जाता है। तो जो इंसानों की जो मैनुअल लेबर है, उसको रिप्लेस कर देते हैं जानवर, है ना? तो अभी भी हमारे देश में देखिए मतलब ज़्यादातर तो हमारे देश में सब्सिडेंस एग्रीकल्चर ही होती है, छोटे किसान होते हैं, तो वो तो अभी भी खासकर बैल होते हैं, है ना? बैल का यूज़ करते हैं, हल जोतने के लिए, वो सारी चीज़ों के लिए, तो वो भी है डेफिनिटली इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और डिज़ास्टर टाइम का जैसे मैंने आपको बताया फैमिन, ड्रोट, फ्लड वगैरह कहीं पे अगर आ जाता है, तो एज़ अ फूड सिक्योरिटी के तौर पे भी यूज़ होता है। इतनी सारी इम्पोर्टेंस होने के बावजूद भी हमारे यहाँ पे लाइव स्टॉक की बड़ी समस्याएँ हैं भैया इंडिया में। क्यों समस्याएँ हैं? देखिए बहुत सारे चैलेंजेज़ हैं लाइव स्टॉक की जब हम लोग बात करते हैं इंडिया में। पहली बात तो हमारे यहाँ पे ना बहुत ही कम पुअर प्रोडक्टिविटी है मिल्क की। देखिए अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। एक तरफ तो हम लोग कह रहे हैं कि भैया इंडिया मिल्क का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। दूसरी तरफ हम लोग कह रहे हैं कि भैया पुअर प्रोडक्टिविटी है, बिल्कुल सही है। अरे! ये जो लार्जेस्ट प्रोडक्शन है वो एब्सोल्यूट टर्म में है, क्योंकि ज़्यादा जानवर हमारे यहाँ पे हैं। लेकिन अगर आप क्वालिटी वाइज़ की बात करें, अगर प्रोडक्टिविटी की बात करें, अगर आप अमेरिका या चाइनीज़ गाय के दूध से की क्वांटिटी को इंडिया की गाय के दूध की क्वांटिटी से कंपेयर करें तो आधी से भी कम है। क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है इंडिजिनस ब्रीड्स का हम लोग यूज़ करते हैं। हमारे यहाँ पे एक्सोटिक ब्रीड्स नहीं है, जैसे अमेरिकन गाय वगैरह हम लोग बहुत कम पालते हैं। एक्सोटिक ब्रीड्स की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है। अगर एक देसी गाय दिन में 2 केजी या 4 केजी दूध देती है, तो ये जो अमेरिकन काऊ होती है वो दिन में भैया 25 लीटर तक दूध दे सकती है। तो एक पुअर प्रोडक्टिविटी है बिकॉज़ ब्रीड हमारे यहाँ पे बहुत हाई क्वालिटी की नहीं है। उसके अलावा किसान भी लाइवस्टॉक को इग्नोर करते हैं, क्योंकि किसान ज़्यादातर क्रॉप्स के ऊपर रिलाय करते हैं, भरोसा करते हैं और लाइवस्टॉक को एज़ अ सेकेंडरी माना जाता है ना? किसानों की प्रायोरिटी क्या होती है? क्रॉप्स। आपने मिलेट्स कर लिया, राइस कर लिया, में व्हीट वगैरह कर लिया, कॉटन कर लिया। लाइवस्टॉक को सेकेंडरी माना जाता है। तो भैया जब सेकेंडरी माना जाएगा तो उसका टेक केयर भी वैसा ही होगा अनफॉर्चुनेटली, है ना? तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे हैं। उसके अलावा भैया हमारे यहाँ पे जो है वैक्सीनेशन प्रॉपर तरीके से अवेलेबल नहीं है जानवरों के लिए, है ना? डिसीज़ वगैरह हो जाती हैं, लंपी डिसीज़ हो गया या माउथ टू फीट डिसीज़ होता है, इस तरह की चीज़ें। मतलब लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात कर सकते हो, है ना? वो हमारे यहाँ पे प्रॉपर तरीके से है नहीं। अगर कोई किसान लाइवस्टॉक खरीदने के लिए बैंकों वगैरह से क्रेडिट मिलता नहीं है ना? अगर आपको ट्रैक्टर खरीदना है तो आपको लोन मिल जाएगा, आपको भैंस खरीदनी है तो आपको लोन नहीं देगा बैंक। ये अनफॉर्चुनेटली चीज़ें हमारे यहाँ पे रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो तो चैलेंज में आप आराम से लिख सकते हो। हालाँकि गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हुए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर हम लोग देखें। जैसे हमारे यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा है ई-पशु हाट पोर्टल, ठीक है? ई-पशु हाट पोर्टल सरकार ने चलाया। उसके अलावा राष्ट्रीय गोकुल मिशन हमारे पास है, नेशनल लाइवस्टॉक मिशन हमारे पास है। हमारे पास कामधेनु योजना है। तो इस तरह के बहुत सारे इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने चलाए हैं एंड लेट्स होप कि आने वाले समय में कुछ ना कुछ का डेफिनिटली बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो ये थोड़ी-सी चीज़ें आपको लाइव स्टॉक के बारे में पता होनी चाहिए। क्वेश्चन्स भी आप यहाँ पे आराम से लिख सकते हो मेंस के लिए अगर आपको लिखना ही है, ठीक है? वैसे मैंने आपको दिखा ही दिया था 1-2 क्वेश्चन। तो आराम से क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। एक तो क्रिटिकल एनालिसिस पूछ लेगा इस बिल का, आपसे वो एक क्वेश्चन के अंदर या फिर लाइव स्टॉक की इम्पोर्टेंस, चैलेंजेस, सॉल्यूशंस इसके रिगार्डिंग आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है एग्ज़ाम में। तो थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट टॉपिक लगा मुझे मेंस के लिए, थोड़ा ध्यान से पढ़ना है आपने उसको। चलिए जी, अगला टॉपिक आता है क्लाउड बर्स्ट। देखिए, 2 किल्ड इन हेवी रेन, फ्लैश फ्लड इन हिमाचल। फ्लैश फ्लड हिमाचल में के सोलन में आया, ठीक है? जो कि हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। उसके अलावा शिमला, मंडी, कुल्लू वगैरह यहाँ पे भी बहुत भयंकर भाई ये बारिश-वारिश हो रही है। फ्लैश फ्लड आया और 2 लोगों की डेथ हो गई अनफॉर्च्यूनेटली। तो ये क्लाउड बर्स्ट क्या है? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था
कि जैसे क्लाउड बर्स्ट, अर्थक्वेक, फ्लड, हीट वेव, साइक्लोन, ये सब डिजास्टर नहीं होते। ये सब डिजास्टर का कारण होते हैं। These are the cause of the disaster. They are not disaster in themselves. They are hazards. ठीक है? They are hazards. जब हजार्ड को हम लोग मैनेज नहीं कर पाते हैं, तब वो डिजास्टर बन जाते हैं। ठीक है? फ्लड आया, कोई बात नहीं, हमारा प्रॉपर सीवरेज सिस्टम है, पानी निकल जाएगा, डिजास्टर थोड़ी ना बनेगा वो। डिजास्टर तब होता है जब लोगों की डेथ होनी शुरू हो जाती है, जब प्रॉपर्टी का लॉस होना शुरू हो जाता है, जब हमारी जो स्टेट की मशीनरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो फेल हो जाता है, तब जाके वो डिजास्टर बनता है। अदरवाइज इट इज अ हजार्ड। तो जैसे 2 लोगों की डेथ हुई यहाँ पे, तो नाउ इट्स अ हजार्ड। ठीक है? हजार्ड है, छोटे लेवल पे हजार्ड होता है, लेकिन जो बहुत बड़ा लेवल हो जाता है, तो आप उसको डिजास्टर कह सकते हो। खैर, तो क्लाउड बर्स्ट क्या है? ऑलरेडी वैसे आपको पता ही है इसके बारे में। इट्स अ सिंपल ज्योग्राफिकल प्रोसेस, क्लाइमेटोलॉजिकल फिनोमेना होता है। तो जैसे हमारे पास क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा होगा, टाइप्स ऑफ रेनफॉल, एनसीईआरटी वगैरह में दिया हुआ है, जिसे कहते हैं हम लोग ओरोग्राफिक रेनफॉल। तो ये भी एक उसी का वर्जन होता है। बेसिकली जो पहाड़ होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, और क्लाउड बर्स्ट यूजुअली प्लेन एरिया में तो आते नहीं है, हिमालयन रीजन्स में ही आते हैं, हिली एरियाज में ही आते हैं। तो जब एयर राइज करती है किसी पहाड़ के ऊपर और उसके अंदर बहुत सारा मॉइस्चर होता है, और अचानक से बैरियर आ जाता है इन टर्म्स ऑफ माउंटेन, तो वो एकदम से ऊपर की तरफ राइज करती है। ठीक है? राइज करती है तो वो क्लाउड बनाती है। इस तरह के क्लाउड को कहा जाता है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। बहुत हाई क्लाउड होते हैं, है ना? काले बादल होते हैं, एकदम जिसके अंदर थंडर होता है, बिजली कड़कती है, आवाज आती है, उसके हम लोग क्लाउड, उससे हम लोग क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड कहते हैं। वहां से जब एकदम से मूसलाधार बारिश होती है, इसे हम लोग कहते हैं क्लाउड बर्स्ट। इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का क्या कहना है? उनका कहना है कि भैया, जब 1 घंटे के अंदर 10 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल हो जाए इन अ रीजन अप्रोक्सीमेटली 20 टू 30 स्क्वायर किलोमीटर, उसे हम लोग क्लाउड बस्ट कहते हैं। यानी कि एक छोटे से एरिया में बहुत कम समय में बहुत हैवी अगर रेनफॉल हो जाता है, दिस इज कॉल्ड क्लाउड बस्ट। ठीक है? और हमारा सिस्टम भैया एकदम से फ्रैक्चर हो जाता है, खराब हो जाता है, क्योंकि हमें समझ में नहीं आता करें तो करें क्या, इतनी तेज बारिश होती है। इसे आप इसे फोरकास्ट भी नहीं कर सकते, एडवांस में आप बता नहीं सकते हो इसको, अचानक से आता है वो, है ना? तो फ्लैश फ्लड होती है, उसकी वजह से एकदम से भयंकर फ्लड आता है आपको वहां पे। ठीक है? लैंडस्लाइड हो जाते हैं, ठीक है, जमीन वगैरह धंस जाती है, मड फ्लो हो जाता है, वो सारी चीजें हो जाती हैं उसकी वजह से। घर वर जो है भैया वो बह जाते हैं पानी के अंदर, क्योंकि एकदम से फ्लैश फ्लड आता है। उसके अलावा जो सड़कें वगैरह होती हैं, रिवर का जो रास्ता होता है वो ब्लॉक हो जाता है, उसकी वजह से और ज्यादा भयंकर फ्लड आता है ना भैया? रिवर का रास्ता ब्लॉक हो गया ना पीछे, तो पानी बड़ा रुक जाता है, फिर वो अचानक से पानी जो है वो टूटता है, मतलब आगे आता है, और एकदम से भयंकर ज्यादा और फ्लड आती है। तो क्लाउड बस्ट की वजह से ये सब चीजें हो सकती हैं अनफॉर्चुनेटली। लेकिन क्या हम इसको एडवांस में फोरकास्ट कर सकते हैं? इसका आंसर है नहीं, नहीं कर सकते। हाँ, आप एक वार्निंग दे सकते हो कुछ कंडीशन में, आईएमडी देता भी है, लेकिन एग्जैक्टली पिन पॉइंट हम लोग ये नहीं कह सकते कि कहां पे फ्लैश फ्लड आएगा, कहां पे क्लाउड बस्ट आएगा। हैवी रेनफॉल की हम लोग 2-3 घंटे पहले बता देते हैं, लेकिन हैवी रेनफॉल और क्लाउड बस्ट थोड़ा सा अलग होता है ना। हैवी रेनफॉल और क्लाउड बस्ट, क्लाउड बस्ट भी हैवी रेनफॉल होती है, लेकिन हैवीएस्ट रेनफॉल होती है शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम ऑन अ वेरी स्मॉल रीजन। फोरकास्ट करने के लिए इस तरह के, ये दिखाता हूं आपको मैं, ये देखिए, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं डोपलर रडार। इस तरह का प्रीलिम्स में से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इसे कहते हैं डोपलर रडार। ये रडार होता है, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, ये वाला जो पोर्शन है इसका, ये लगातार घूमता रहता है, और ये घूमता रहता है, रेडियो सिग्नल्स भेजता रहता है। ये रेडियो सिग्नल्स हमारे क्लाउड्स के साथ, और जो रेन ड्रॉप्स होती हैं उनको हिट करता है, और वापस स्टेशन पे रिसीव किया जाता है। वो स्टेशन ये देखता है कि भैया क्लाउड की हाइट क्या है, क्लाउड के अंदर मॉइस्चर कितना है, जो रेन ड्रॉप्स हैं उनका साइज क्या है, कितनी स्पीड से आ रही हैं। वो सब चेक करने के बाद एक सुपर कंप्यूटर के मॉडल के थ्रू हम ये बता सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट होने के चांसेस हैं। लेकिन ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है ये पूरा सिस्टम। तो इंडिया में तो इसको लगाया नहीं गया है, तो इसकी वजह से, जैसे अमेरिका वगैरह में, यूरोप वगैरह में इसको लगाया गया है,
आप 2-3 घंटे पहले बता सकते हो कि भैया फ्लैश फ्लड आने के चांसेस हैं, क्लाउड बर्स्ट होने के चांसेस हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है क्योंकि ये सिस्टम बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो ये थोड़ी-सी चीज़ें आपको थोड़ा पता होना चाहिए। और क्या ऐसा कहा जाता है कि भैया ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाउड बर्स्ट के केसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन आईएमडी का कहना है कि ऐसा कुछ है नहीं। रिकॉर्ड ये सजेस्ट नहीं करते हैं कि भैया पिछले 25-30 सालों में क्लाउड बर्स्ट के केसेस बढ़े हैं, तो इसके बारे में अभी हम लोग प्रॉपर्ली कुछ नहीं कह सकते। हाँ, ये बात है कि क्लाउड बर्स्ट पहले से ज़्यादा इंटेंस हो गए हैं। फ्रीक्वेंसी तो वही है, लेकिन इंटेंस हो गए हैं। यानी कि रेनफॉल पहले से थोड़ा ज़्यादा हुआ है। पहले अगर 10 सेंटीमीटर होता था, अब वो 11 सेंटीमीटर हो रहा है। ऐसा आईएमडी ने कहा है, बट इसका एग्ज़ैक्टली क्या हम लोग क्लाइमेट चेंज से जोड़ के देख सकते हैं, इसके बारे में भी कोई प्रॉपर रिसर्च नहीं हुआ है। क्या कर सकते हैं क्लाउड बर्स्ट के टाइम पे या उसके बाद में, उससे पहले डिज़ास्टर को मैनेज करने के लिए? बिल्डिंग कोड वगैरह को प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाना ज़रूरी है। जिस तरह की बिल्डिंग हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं, है ना? वो प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए भैया, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए। इल्लीगल कंस्ट्रक्शन वगैरह को रोकना चाहिए, क्योंकि जैसे मान लो आप ये माउंटेन की बात करें, ठीक है? मैं रेड कलर का ले लेता हूँ इसको, ठीक है? जैसे आप जैसे म ये माउंटेन है एक, यहाँ पे वैली है, एक यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे घर बने हुए हैं, स्कूल्स, कॉलेजेस सब कुछ बना हुआ है। अब यहाँ पे जो है क्लाउड बर्स्ट हुआ, फ्लड यहाँ पे आया, तो वैली के अंदर जो घर बने हुए हैं, वो प्रॉपर तरीके से लीगल तौर पे बने होने चाहिए। इल्लीगल जो कंस्ट्रक्शन की जाती है, होटल्स वगैरह बनाए जाते हैं, वो बड़ा डेंजरस होता है। क्लाउड बर्स्ट के टाइम पे सबसे पहले वही जाते हैं क्योंकि इल्लीगल लैंड पे बने होते हैं, तो इल्लीगल कंस्ट्रक्शन को रोकना बड़ा ज़रूरी है। उसके अलावा एक हज़ार्ड ज़ोनिंग की जाती है। एडवांस में पहले से ही सैटेलाइट वगैरह की हेल्प से ये मेज़र किया जाता है कि भैया इस फलाने-फलाने एरिया में यहाँ पे ज़्यादा क्लाउड बर्स्ट आते हैं। तो उससे पहले से ही आप तैयारी कर सकते हो, साइंटिफिक क्लासिफिकेशन वगैरह कर सकते हो चीज़ों की भी, जो एरिया ज़्यादा वल्नरेबल हैं, उनको थोड़ा टेक केयर करिए आप। लोगों को अवेयर किया जाना भी ज़रूरी है, डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस वगैरह करिए आप लोग, ठीक है? इस तरह की जैसे जैसे उड़ीसा के अंदर किया गया, इस बार गुजरात के अंदर किया गया, पहले से ही लोगों को बता दिया गया था कि भैया साइक्लोन आने वाला है। तो जैसे अभी मानसून शुरू हो गया है, तो क्लाउड बर्स्ट के केसेस थोड़े से ज़्यादा आएँगे हिमालयन रीजन में अनफॉर्चुनेटली, तो वो डेफिनिटली हम लोग कर सकते हैं। तो ये थोड़ा मैंने आपको डॉपलर रडार वगैरह के बारे में बता ही दिया है। तो ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। चलिए जी, नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं। थोड़ा देखते हैं क्या कह रहा है यहाँ पे। तो देखिए ये टैक्स सेक्शन दिया हुआ है। आई वुड नोट से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, बस थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए। क्योंकि देखिए मोदी जी अभी गए थे यूएसए में, तो भैया जब कोई इतना बड़ा आदमी, कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई प्रेसिडेंट जब किसी कंट्री में जाता है, तो ऐसे हाथ मिलाने के लिए तो जाएगा नहीं, है ना? लंबी-चौड़ी डील करने के लिए जाते हैं। तो हम भी डील करके आए हैं। डिफेंस सेक्टर में हम लोग ने डील करके आए हैं। तो ड्रोन्स MQ-9B ड्रोन्स हम लोग प्रोक्योर करने वाले हैं अमेरिका से। कितने करने वाले हैं? 31 करने वाले हैं। इसे हम लोग तीनों सर्विसेज़ के लिए, मतलब नेवी के लिए भी, आर्मी के लिए भी और एयर फोर्स के लिए, तीनों के लिए करेंगे हम इसको, ठीक है? एक तो थोड़ा-सा आपको ये पता होना चाहिए। कॉस्ट क्या है इसकी? व्हाट इज़ द कॉस्ट एंड द प्रोसेस टू बी फॉलोड? प्रोसेस तो सीधे की सीधी-सी बात है। अभी तो हम लोगों ने वहाँ पे उनको प्रपोज़ल दिया है, जिसे कहते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसरी। एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी, ये हमारा डिफेंस जो डिपार्टमेंट है, जिसे हम लोग डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल भी कहते हैं, राजनाथ सिंह जी उसको हेड करते हैं, जो क्योंकि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। तो सबसे पहले एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी एक डॉक्यूमेंट होता है, उसके ऊपर सिग्नेचर किए जाते हैं, जो ये कहता है कि हाँ भाई, हम लोग एग्री करते हैं इसको प्रोक्योर करने के लिए। फिर वो जो प्रपोज़ल होता है, वो भेजा जाता है अमेरिकन गवर्नमेंट को। फिर अमेरिकन गवर्नमेंट उसको अपनी कांग्रेस में लेके जाती है, उसको वहाँ पे पास करती है, वो सारा प्रोसीजर होता है। फिर फाइनली जो अमेरिका का जो फॉरेन मिनिस्ट्री, जो सेल्स एक डिपार्टमेंट होता है, वो उसको एक्सेप्ट करते हैं और फिर वो सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? प्रोक्योरमेंट वगैरह खरीद-फरोख्त जो भी होती है, इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट की जो भी कंडीशंस होती हैं। कितनी कीमत रखी गई है अभी इस ड्रोन को प्रोक्योर करने के लिए, इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए? ये ओपनली मीडिया में नहीं बताया गया है, क्योंकि अभी नेगोशिएशन शुरू होंगी। लेकिन ऐसा माना जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट, जिस तरह से अमेरिका ने जैसे इसको ब्रिटेन को दिया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया को दिया हुआ है, तो ये जो डील है वो 3 बिलियन के डॉलर के आसपास की हो सकती है। लेकिन अभी इसमें नेगोशिएशन चलेगा। अब नेगोशिएशन करने में तो हम महारत हासिल है हम लोगों को। तो मान के चलिए अगर ऑस्ट्रेलिया को ये 3 बिलियन में मिले हैं, तो हम इसे 2.5 बिलियन में लेके आएँगे। भैया ये इतना तो हमें अपने लीडर्स पे भरोसा है। नेगोशिएशन बहुत तगड़ी करते हैं। खैर, वो सारी चीज़ें यहाँ पे रहेंगी। उसके अलावा जो यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग और मतलब जो मेजर चीज़ है, वो है आत्मनिर्भर भारत, ठीक है? हम लोग इम्पोर्ट तो करते हैं ज़रूर, लेकिन उसके साथ हम लोग टर्म्स एंड कंडीशन भी रखते हैं।
कि भैया हम आपसे सामान ज़रूर ले रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत हमें टेक्नोलॉजी भी तो ट्रांसफ़र करो यार। हम आपको ये नहीं कहते 100% टेक्नोलॉजी दे दो, क्योंकि वो तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है। आप नहीं दोगे, डील को कैंसल कर दोगे। लेकिन कुछ तो दो, ताकि हमारी जो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, उनको कुछ तो बेनिफिट हो। तो ये कहा गया कि 8 टू 9% जो कंपोनेंट्स होंगे इन ड्रोन्स के, वो इंडिया में मैन्युफैक्चर किए जाएँगे, इस डील के अंदर में। अब नेगोशिएशन होगी तो हो सकता है वो 15 से 20% तक भी इंक्रीज़ हो जाए। लेकिन फिलहाल 8 टू 9% पे बात बनी है। तो हमारे जैसे यहाँ पे कहीं जैसे टाटा है और दूसरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इंडिया में, तो उनको मौका मिलेगा भाई, है ना? कुछ नई टेक्नोलॉजी आएगी उनके पास, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे होने वाली हैं। बाकी देखिए, व्हाई डू द यूएवीज़ ब्रिंग टर्म्स ऑफ द कैपेबिलिटीज़? अब इतना ज़ोर हम लोग इसके ऊपर क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। अब एक चीज़ देखिए, सीधी-सी बात है, अब हमें इंडिया चाइना बॉर्डर पे, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे, एलओसी, एलएसी वगैरह पे आपको लोग सर्विलेंस करना है। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अपने जेट एयरक्राफ्ट को भेजते हैं, ठीक है? जिसके अंदर हमारे पायलट्स बैठे होते हैं। वो जाएँगे, सर्विलेंस करके आएँगे, तो एक तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा जाता है और वो बहुत एक्सपेंसिव भी होता है। ये ड्रोन जो लिए गए हैं, वो 2 तरह के ड्रोन हैं, जो MQ-9B की मैं बात कर रहा हूँ। एक को बोला जाता है स्काई गार्जियन, एक को कहा जाता है सी गार्जियन, 2 हैं। सी गार्जियन तो नेवी के लिए होता है। स्काई गार्जियन ये हमारी आर्मी और एयर फोर्स के लिए होता है। 40 घंटे तक लगातार ये ड्रोन हवा में उड़ सकता है। लेकिन क्या पायलट उड़ सकते हैं 40 घंटे लगातार? ऑफ कोर्स नॉट। हर वेदर कंडीशन में ये उड़ सकता है। क्योंकि इसके अंदर कोई इंसान तो बैठा नहीं होता, रिमोट से ही कंट्रोल करना होता है इसको, जैसे वीडियो गेम हम लोग खेलते हैं। हर वेदर में उड़ सकता है। क्या हमारे नॉर्मल पायलट हर वेदर में उड़ सकते हैं? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि एक्सीडेंट वगैरह के चांसेस होते हैं, विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है ना? हमारे तो यार डिफेंस चीफ की भी डेथ हो गई थी अनफॉर्चुनेटली, है ना? हेलीकॉप्टर क्रैश वगैरह में। तो एक तो रिस्की होता है, ये रिस्की भी कम होता है, 40 घंटे तक उड़ सकता है, ऑल वेदर कंडीशंस में काम कर सकता है। तो इनका ये कहना है कि जो नॉर्मल खर्चा होता है, उसके 20% कॉस्ट पे काम करता है। एक चक्कर लगाने में अगर एक नॉर्मल एयरक्राफ्ट को अगर ₹100 खर्च होते हैं, तो इसमें सिर्फ ₹20 खर्च होते हैं। तो ये इसका बेनिफिट है, इसलिए हम लोग इतना ज़्यादा जो है इसको एक्वायर करना चाहते हैं, प्रिक्योर करना चाहते हैं। तो इंडो चाइना बॉर्डर, इंडो पाक बॉर्डर के ऊपर जो है ये अच्छा काम करेगा, ठीक है? तो चाइनीज़ मिलिट्री का जो बिल्डअप वगैरह है, ट्रूप मूवमेंट्स होती हैं, उनको ये प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सकता है। उसके अलावा अमेरिका से जो जो दूसरी चीज़ें हम लोगों ने खरीद रखी हैं, जैसे अपाचे हेलीकॉप्टर हम लोगों ने परचेज़ किया हुआ है अमेरिका से, तो उनके साथ भी बड़ा अच्छे से ऑपरेट करता है ये, ठीक है? तो एक मतलब टेक्नोलॉजी ना आपस में सिंक करती है, अमेरिकन टेक्नोलॉजी बड़ी स्मूथ होती है। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे हैं। अभी इंडिया में जो है कौन से यूएवी सर्विस में है? अ, ऑलरेडी 2020 के अंदर हम लोगों ने 2 ड्रोन जो है अमेरिका से प्रोक्योर किए थे, जो इस समय काम में भी हम उसको काम भी कर रहे हैं। ये लीज़ पे हम लोगों ने लिए थे इनसे और 10,000 घंटे की फ्लाइट ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके अलावा कुछ इंडियन कंपनीज़ वगैरह हैं, वो ड्रोन्स के इंजन बनाने की कोशिश कर रही हैं अमेरिकन कंपनी के वगैरह के साथ मिलके। अभी वो प्रोजेक्ट चलेगा, नहीं चलेगा, वो एक अलग बात है। लेकिन घुमा-फिरा के बात यही है कि ये ड्रोन बहुत इंपोर्टेंट होते हैं। सबसे पहली बार इन ड्रोन्स को 1995 में उड़ाया गया था। फिर अफ़गानिस्तान वॉर के अंदर बहुत भयंकर तरीके से यूज़ किया गया अमेरिका के द्वारा इन ड्रोन्स वगैरह को और आज भी यूज़ कर ही रहे हैं वो लोग सीरिया वगैरह में। तो इंडिया की कैपेसिटी को बढ़ाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो लेट्स होप कि जल्दी से आए, भैया नेगोशिएशन वगैरह करें हमारे लीडर्स और हमारी जो आर्मी है, नेवी है, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाएँ। तो हम लोग तो यही चाहते हैं। तो जल्दी से जल्दी काम होना चाहिए। चलिए जी, अब बढ़ते हैं आज के एडिटोरियल के ऊपर, ठीक है? द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया, क्या है पूरा मामला? देखिए, वैसे तो थोड़ा-सा ये पॉलिटिकल भी है आर्टिकल, ठीक है? मैंने कोशिश किया इसमें से पॉलिटिकल चीज़ें निकाल के जो है अपने एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से जो चीज़ें इम्पोर्टेंट है वो थोड़ी इंक्लूड की जाएँ। बट स्टिल एक हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है या पॉलिटिकल जो सिनेरियो है उसमें हमेशा से नॉर्थ इंडिया वर्सेस साउथ इंडिया की डिबेट होती है, ठीक है? द्रविडियन वर्सेस हिंदी, राइट? इस तरह की चीज़ें बोली जाती हैं। अभी हमारे राहुल गांधी जी ने भी कहा था कि भई जो है इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है? इसलिए स्टेट्स का टेक केयर किया जाना ज़रूरी है। सेंटर को इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं होना चाहिए। लेकिन हमें अच्छे से पता है कि इंडियन पॉलिटी में सेंटर को ज़्यादा पावर दी गई है। क्योंकि 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ, उससे पहले और उसके जस्ट आफ्टर जो भी चीज़ें हो रही थी,
नेहरू जी, पटेल जी और जो भी हमारे लीडर्स थे, वो नहीं चाहते थे कि स्टेट्स को ज़्यादा पावर दें। वो चाहते थे कि सेंटर के पास ज़्यादा पावर रहें और धीरे-धीरे पावर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्टेट्स को ट्रांसफर की जाएँ। क्योंकि अगर स्टेट्स को आप ज़्यादा पावर दे दोगे, नया-नया देश बना है भाई, ठीक है? लोग अलग-अलग डिमांड करने लगेंगे, तो सेंटर के ऊपर ज़्यादा कंट्रोल हम लोगों ने किया था। वो एक इनिशियल प्रोसेस था। तो नॉर्थ इंडिया को, साउथ इंडिया को कई सारी चीज़ें डिफरेंट जो है अलग बनाती हैं। अगर आप आज के प्रेज़ेंट सिनेरियो में भी देखते हो अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल एंड सम अदर आर्टिकल्स आल्सो। एक तो जो रीजनल पार्टीज़ हैं, साउथ इंडिया में वो ज़्यादा पावरफुल हैं, है ना? सेंट्रल पार्टीज़ का वहाँ पे उतना डोमिनेशन है नहीं। और ये जितनी भी रीजनल पार्टी हैं, अगर आप तमिलनाडु, केरला, आंध्र वगैरह में देखें आप, ये ज़्यादा पावर की डिमांड करती हैं फ्रॉम सेंटर। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, अगर आप यहाँ पे देखें, तो ये ज़्यादा ऑटोनॉमी की डिमांड नहीं करते हैं, लेकिन सदर्न स्टेट्स ज़्यादा ऑटोनॉमी की डिमांड करते हैं। ये एक सिनेरियो है। उसके अलावा इंडिया इज़ अ मल्टीपल लैंग्वेज एंड कल्चरल कंट्री, है ना? कोई एक लैंग्वेज नहीं है, कोई एक कल्चर नहीं है, हर चीज़ें हमारे यहाँ पे अलग-अलग चीज़ें काम करती हैं। साउथ इंडिया में अगर आप देखें, वहाँ पे ज़्यादातर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो लैंग्वेज के बेसिस पे, ठीक है, बनाई गई। एंटी कास्ट मूवमेंट्स की बेसिस पे बनाई गई 1960-70s की अगर बात करें। आज जो जैसे एआईडीएमके है, डीएमके है और भी जो साउथ साउथ इंडिया के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, कहीं न कहीं ये कास्ट मूवमेंट से निकली हुई हैं या फिर लैंग्वेज मूवमेंट से निकली हुई हैं। एंटी ब्राह्मण मूवमेंट्स बड़ी चली थी वहाँ पे 1960s में, इवन बिफोर इंडिपेंडेंस आल्सो, है ना? वो टेंपल एंट्री और वो सब प्रोसी चीज़ें, है ना? रैशनलिस्ट मूवमेंट वहाँ पे ज़्यादा चली। जो प्रीस्ट ब्राह्मण का जो डोमिनेशन है, उसको तोड़ने की बात वहाँ पे हुई थी। और हायर इकोनॉमिक स्टेटस है ऑफ कोर्स, अगर आप केरला, तमिलनाडु, सदर्न स्टेट्स की बात करें, तो एज़ कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया उनकी जीडीपी बेटर है, पर कैपिटा इनकम वहाँ पे बेटर है। वहाँ पे इन्वेस्टमेंट एजुकेशन में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाता है एज़ कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया। मोस्टली जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक एमबीबीएस कॉलेज हो गए, इंजीनियरिंग कॉलेजेस वगैरह हो गए, साउथ इंडिया में ज़्यादा हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। दे फोकस मोर ऑन द एजुकेशन, है ना? मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस वहाँ पे ज़्यादा ओपन हैं। बेंगलुरु हो गया, वो सारे स्टेट्स वगैरह के अंदर इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर भी वहाँ पे बेटर है, मच मच बेटर दैन द नॉर्थ इंडियन स्टेट्स। तो ये तो कुछ चीज़ें हैं जो डिफरेंट बनाती हैं नॉर्थ इंडियन स्टेट्स को और साउथ इंडियन स्टेट्स को। लेकिन अगर थोड़ा-सा हिस्ट्री में अगर हम लोग जाएँ, अंबेडकर जी खुद इस डिफरेंस को मानते थे। 1956 में अम्बेडकर जी ने ये कहा था कि जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं, वो थोड़े से ज़्यादा कंज़र्वेटिव होते हैं, सुपरस्टिशियस होते हैं, ज़्यादा रिलिजियस ओरिएंटेड होते हैं, एजुकेशनली बैकवर्ड हैं। वहीं जो सदर्न स्टेट्स हैं, दे आर मोर प्रोग्रेसिव, दे आर मोर रैशनल एंड दे आर मोर एजुकेशनली फॉरवर्ड। उस समय डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा था। आज मैं नहीं मानता ये डिफरेंस उतना ज़्यादा है, बट कुछ ना कुछ तो अभी भी होगा ग्राउंड के ऊपर। अब लेकिन जो हमारी पॉलिटिकल क्लास है, चाहे आप प्री इंडिपेंडेंस की बात करो, कांग्रेस पार्टी की बात करो, फ्रीडम फाइटर्स की बात करो, है ना? उस समय जो सरकारें बनी, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, वहाँ पे नॉर्थ का डोमिनेशन था, है ना? साउथ साउथ इंडिया का उतना डोमिनेशन नहीं था, जितना नॉर्थ का था। तो जैसे नेहरू जी, राजेंद्र प्रसाद जी, जितने अब पटेल जी, सब यहीं से बिलॉन्ग करते हैं। साउदर्न इंडिया से तो ज़्यादा बड़े लीडर आए नहीं थे। तो इन्होंने अम्बेडकर जी ने ये कहा था कि अम्बेडकर जी वंडर्ड हाउ द साउथ विल टॉलरेट द रूल ऑफ द नॉर्थ। क्योंकि पावर तो सारी नॉर्थ इंडिया में कंसंट्रेटेड है ना? दिल्ली भी यहाँ पे है भाई, पूरे पॉलिटिकल पार्टीज़ आप देख लीजिए। तो कैसे वो उसको डोमिनेट करेंगी? अब नॉर्थ इंडिया के अंदर क्या वो चलता था? हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। नॉर्थ इंडिया में ये कहा जाता था भैया जो लोग हिंदी बोलते हैं वही असली हिंदुस्तानी है ना? हिंदुत्व वाली पॉलिटिक्स यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा डोमिनेट करती है। अगर आप साउदर्न इंडिया में जाएँ तो दे आर कंपैरेटिवली मोर सेक्युलर एज़ कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया, वहाँ पे रिलिजियस डिफरेंसेस उतने ज़्यादा नहीं है जितने नॉर्थ इंडिया के अंदर हैं, है ना? तो ये बात होती है। उसके अलावा साउथ इंडिया में सिनेमा, वहाँ के न्यूज़पेपर्स, ठीक है? वो आप देख लीजिए, वो भी लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, है ना? एंटी हिंदी प्रोटेस्ट वहाँ पे 1950s और 60s में बहुत ज़्यादा चले, जब उनको लगा कि भैया हमारे ऊपर हिंदी थोप दी जा रही है। इवन अर्ली 20th सेंचुरी मतलब 1910, 1920s की वो बात कर रहे हैं। उस समय पे जो सदर्न स्टेट्स थे, वो अलग कंट्री की डिमांड कर रहे थे, ऑन द बेसिस ऑफ यूरोप। क्योंकि यूरोप के अंदर आप देखिए, जितने भी कंट्रीज़ हैं, वो सब लैंग्वेज के बेसिस पे बने हुए हैं ना। इटली, जर्मनी, फ्रांस, सब उसी के बेसिस पे बने हुए हैं। यूरोपियन रिवॉल्यूशन से इंस्पायर्ड होके बहुत सारे सदर्न स्टेट्स के लीडर्स सेपरेट कंट्री की डिमांड कर रहे थे, कि हमें भी सेपरेट कंट्री बना दीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, नो, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, ऑन द बेसिस ऑफ
लैंग्वेज। हालाँकि लैंग्वेज कल्चर का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी, लैंग्वेज जो आइडेंटिटी होती है वो ज़्यादा सेक्युलर होती है, ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, ज़्यादा इंक्लूसिव होती है। मतलब ये देख लीजिए भैया, कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, क्रिश्चियन है, डज़न्ट मैटर, अगर आप एक ही लैंग्वेज बोलते हो तो। तो अगर लैंग्वेज को सेंटर में रखा जाता है, तो रिलीजियस आइडेंटिटी उतनी मैटर नहीं करती है, लैंग्वेज ज़्यादा मैटर करती है। तो लैंग्वेज इज़ मोर सिक्योर, फ्लेक्सिबल एंड इंक्लूसिव। और डेमोक्रेसी को फंक्शन करने के लिए आपको यही सारी चीज़ें चाहिए। तो लैंग्वेज के बेसिस पे, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे जुडिशरी हो, अगर आप लैंग्वेज को प्राइमरी रखोगे, तो वो ज़्यादा इंक्लूसिव होगा और डेमोक्रेसी के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आंध्र महासभा के लीडर्स जो थे, शुरुआत में आंध्र प्रदेश को सेपरेट स्टेट की डिमांड की गई थी ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, राइट? सबसे पहली मूवमेंट तो आंध्र प्रदेश के अंदर ही चली थी। फिर बाद में तमिलनाडु को सेपरेट किया गया, केरला, महाराष्ट्र, गुजरात ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, फिर हरियाणा, पंजाब, इन सब लैंग्वेज के बेसिस पे तो अलग हुए हमारे यहाँ पे स्टेट्स। आंध्र प्रदेश में इसकी डिमांड शुरू हुई थी। इनका ये कहना था कि इंडिया एक मल्टीपल नेशनैलिटी का कंट्री है। नेशनैलिटी, इंडिया एक पॉलिटिकल यूनिट है, लेकिन इसके अंदर अलग-अलग नेशनैलिटी के लोग रहते हैं। ठीक है? ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ठीक है? अलग-अलग रहते हैं। तो अगर इंडिया को एक बनाना है, तो आपको ये लैंग्वेज, नेशनैलिटीज़ आइडेंटिफ़ाई करनी पड़ेंगी, आपको उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उस समय नेहरू जी, पटेल जी जो हमारे लीडर्स थे, वो लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स नहीं बनाना चाहते थे। उनको ये लगता था कि अगर लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स बनाएँगे, तो भई यूनिटी नहीं रह पाएगी। ये लोग फिर बाद में कल को अलग कंट्री की डिमांड कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं। हाँ, लैंग्वेज को हम लोगों ने एक्सेप्ट किया, आइडेंटिफ़ाई किया और आज देश जो है वो स्ट्रॉन्ग है पहले से, है ना? अब देश में उतनी ज़्यादा एंटी इंडियन मूवमेंट्स नहीं है, जितनी 1950-60s में हुआ करती थी ऑफ कोर्स, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें। क्योंकि एक सिंगल लैंग्वेज हमारी कंट्री को यूनाइट नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं है। हमारे यहाँ पे 10,000 से ज़्यादा तो भाषाएँ बोली जाती हैं। तो जैसे मान लो हिंदी की हम लोग बात करते हैं या किसी और लैंग्वेज की आप बात कर लीजिए। एक लैंग्वेज इंडिया को यूनाइट नहीं कर सकती। आपको सभी लैंग्वेज की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। हमारे यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती हैं। उनकी रिस्पेक्ट करिए, तब जाके इंडिया जो है एज़ अ यूनाइट कंट्री बनेगा। ठीक है? तो आफ्टर इंडिपेंडेंस कांग्रेस मेड पीस विद द साउथ थ्रू द कॉम्प्रोमाइज़ फॉर्मूला ऑफ अग्रीइंग टू क्रिएट लिंग्विस्टिक स्टेट्स विद लिमिटेड पावर्स ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। वही मैंने आपको बताया। शुरुआत में जो कांग्रेस पार्टी है वो नहीं चाहती थी कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स बने, लेकिन उन्होंने बाद में उस बात को माना, वो किया और आज हमारे सामने चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो प्रेज़ेंट कॉन्टेक्स्ट में भी ऐसा प्रचार किया जा रहा है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं नॉर्थ इंडिया की, वो हिंदी को थोपना चाहती हैं सदर्न स्टेट्स के ऊपर। तो अभी भी आपको ये कभी-कभी सुनने को मिलता है एंटी हिंदी मूवमेंट्स एंड ऑल दैट, राइट? लैंग्वेज के बेसिस पे। तो ये पूरी चीज़ इस आर्टिकल के अंदर बताई गई है। तो डिसेंट सा आर्टिकल है मेजर अंडरस्टैंडिंग के लिए, मेंस के पर्सपेक्टिव से ठीक-ठाक सा कंटेंट यहाँ पे आपको मिल सकता है। अ, हो सकता है एग्ज़ाम में बिल्कुल इसी सेम कंटेंट से क्वेश्चन ना भी आए, लेकिन ये चीज़ें मैटर करती हैं आंसर लिखने में, है ना? हो सकता है आपसे पूछ ले वो भाई कि लिंग्विस्टिक यूनिटी कितनी ज़रूरी है? एस्से वगैरह में इस तरह के डेफिनिटली क्वेश्चन्स आपसे पूछ लेते हैं। मान लो आपसे यही क्वेश्चन आ गया कि लिंग्विस्टिक यूनिटी इज़ नेशनल यूनिटी, ठीक है? अब मान लो इसके ऊपर क्वेश्चन आपको एस्से लिखने के लिए आ गया, तो उसमें आपको ये कंटेंट इस तरह का मिल जाता है। या फिर मान लो आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि दैट सेपरेशन और क्रिएशन ऑफ states on the basis of language or on the basis of linguistic ground कुछ भी पूछ सकता है. Language, creation of the states on the basis of language uh, does not create division. ठीक है, कमेंट करिए इस पे। तो इस तरह की चीजें आपसे आराम से वो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये कंटेंट आपको उस तरह से हेल्प करता है इस तरह के क्वेश्चंस लिखने के अंदर। ठीक है जी, चलो। तो आज यहीं पे एंड करते हैं इसको। कुछ एडिशनल आर्टिकल भी हैं, पढ़ना चाहो तो आप इसको पढ़ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।